वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड जैसा कि हम लोग रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम जहाँ तक मैंने रेजोनेंस की बात की थी मैंने आपको बताया था कि एलसीआर सर्किट के अंदर जो रेजोनेंस है इसमें जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो और बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। आप लोगों को याद हो हम लोगों ने पढ़ा था कि एलसीआर सर्किट में जो मैक्सिमम करंट रहता है वो एक्चुअल में मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट था, दैट इज जेड। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जेड क्या होता है, हम लोगों को मालूम है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, तो स्क्वायर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस पे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आएगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। तो आई नोट इक्वल टू वी नोट बाई जेड, ये हम लोगों ने मैक्सिमम करंट एलसीआर सर्किट में पढ़ा है। लेकिन जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है एट रेजोनेंस कंडीशन, मतलब मैं इसको रिवर्स भी लिख सकता हूँ कि एट रेजोनेंस कंडीशन क्या था वो कि एक्सएल इक्वल टू एक्स सी है ना, या फिर मैं रिवर्स भी कह सकता हूँ कि जब एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होता है तो रेजोनेंस की कंडीशन वहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना, एज एन आउटपुट। तो ऐसे में एक्सएल क्या है, अगर यहाँ से हम एक रिलेशन निकालें तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी जब होता है तो हम कहते हैं कि ओमेगा एक्सएल किसके इक्वल है, ओमेगा नोट लिख दो या ओमेगा आर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ओमेगा आर एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा आर सी। मतलब ये एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पर रेजोनेंस जो है वो आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है, आउटपुट के रूप में आ रहा है, रेजोनेंस हो रहा है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, इसीलिए इसका नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग इसको आर जो सब्सक्रिप्ट है इसका लिखने का मतलब यही है यहाँ पे कि स्मॉल आर स्टैंड फॉर रेजोनेंट, ठीक है। तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी और यू कैन से ओमेगा आर इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्वाभाविक है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं एंड नथिंग बट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई में होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन के ऊपर हमारे सामने एक नया फॉर्मूला आ गया, दैट इज आप सिंपली इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह सकते हो या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, है कि नहीं भाई। जब एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होता है उस कंडीशन में आई नोट क्या हो जाता है, आई नोट की वैल्यू क्या रह जाती है, आई नोट इक्वल टू वी नोट बाय जेड विच इज इक्वल टू वी नोट बाय आर, ओनली आर। क्यों, क्योंकि एक्सएल और एक्स तो कैंसिल आउट हो गए ना, इक्वल थे इस वजह से। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आई नोट एम मैक्सिमम, देखा क्या लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस कंडीशन में बिकॉज z बिकम्स मिनिमम, z मिनिमम कैसे रह गया, क्योंकि z का एक्सप्रेशन होता है r एक्सएल और एक्स तीनों का कॉम्बिनेशन, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये दो टर्म हट गए तो सिंगल r रह गया ना, तो क्या हुआ फिर z इक्वल टू r, तो z क्या रहेगा, मिनिमम रह गया। तो मिनिमम रहते ही वो करंट क्या होगा, और मतलब एम्पलीट्यूड और बढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको रेजोनेंस का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा कि रेजोनेंस क्या है, अल्टीमेटली वहाँ से क्या मैथमेटिकल रिलेशन हमारे सामने आ रहे हैं, और ऐसे में जो करंट का एम्पलीट्यूड रहता है एलसीआर सर्किट में वो और बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से आपको समझाने की, ठीक है ना। एक वैसे भी टेबुलर फॉर्म देंगे, ग्राफ हम लोग जो है ड्रॉ करने जा रहे हैं,
चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या वैल्यू लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमें रेजोनेंस देखना है। तो मैंने क्या किया, आर दो कंडीशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल आर इक्वल टू 100 ओम, क्लियर, एक पार्ट तो आर इक्वल टू 100 ओम का लेके चलेंगे और सेकंड में आर इक्वल टू 200 ओम लेके चलेंगे, है क्या नहीं, 200 ओम। और आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे आर कम होगा तो स्वाभाविक है कि एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, और अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो आपको पता लगेगा, कंपैरिजन आपके सामने है कि मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एक वैल्यू 100 ली है और एक उसके डबल लिए। तो हम जानते हैं कि जब 100 होगा तो 200 का जो एम्पलीट्यूड आएगा करंट में वो आधा रह जाएगा उसका। लेट अस सी, देखते हैं कैसे होता है। अच्छा जी, और रेजोनेंस कंडीशन पे होगा ये। अच्छा, एल हम लेके चल रहे हैं 1 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस यानी कि सी की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 1 नैनो फैराड, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ओमेगा आर की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या निकल के आएगी, नाउ ओमेगा आर दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, कैलकुलेट करेंगे, मिली 10⁻³ नैनो 10⁻12 -12 का रूट और ऊपर जाके 10⁶ रेडियन पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे सामने है 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किसके बीच में, करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में, दैट इज ओमेगा और करंट आई, ठीक है, आई नोट, बल्कि मैं मैक्सिमम जिस करंट की बात कर रहा हूँ उसके बारे में हम लोग लेके चलेंगे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये तो टर्म जीरो हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, आई नोट इक्वल टू वी नोट बाय आर, है कि नहीं। चलिए वी नोट की वैल्यू में लेके चलता हूँ, यहाँ पे लाइक 100 वोल्ट लेके चलते हैं, जो मैक्सिमम वोल्ट है वो हम कितना लेके चलते हैं, 100 वोल्ट लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि हमारा और थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, कुछ नहीं है। अगर 100 रखेंगे तो 100 बाय 100 1 होगा, 100 बाय 200 कितना हो जाएगा, 0.5। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू फिक्स हैं, 0.5 और एक है 1 एम्पियर, इसकी यूनिट होती है करंट की, वो तो हमें मालूम ही है। तो अब ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू 0.5 पे और 1 पे वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट यानी कि ओमेगा आर के ऊपर, जब हमें मालूम है कि ये टर्म हमारे सामने तभी आएगा जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होगी। तो जो पीक बनेगा वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, यहाँ पे 10⁶ वैल्यू है इसकी, तो ये हम लेके चलते हैं लगभग, ये भी हम 0.5, इसका ऑर्डर ले लेते हैं 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का जो मैं ऑर्डर लेके चल रहा हूँ वो कितना लेके चल रहा हूँ, 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में क्या रहेगा, 0.5 1 1.5 2.0 ऐसा हम ले सकते हैं। अब हमें मालूम है कि यहाँ 10⁶ है तो दैट इज ओनली 1। ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल के तौर पर शार्प रेजोनेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड कैसे हाई होता है, उसको हम ग्राफिकली देख रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो 0.5 की अगर बात करें 1 की, तो यहाँ ये पीक आएगा, 1 की बात करें 1 के ऊपर तो ये पीक आएगा। तो जो मैं जो पीक की बात कर रहा हूँ वो पीक कुछ इस तरह से हो, ये इस तरह से देखिए, ठीक है, और एक पीक आएगा इस तरह से, देख रहे हैं। तो ये किसके लिए है, R इक्वल टू 100 ओम के लिए, ये पीक किसके लिए है, R इक्वल टू 200 ओम के लिए, है क्या नहीं, समझ में आ रही बात। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है दैट इज ओमेगा आर, दैट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे सामने दो कर्व आ गए। तो आपके सामने, खुद के सामने है कि एम्पलीट्यूड किस में ज्यादा हाई है। स्वाभाविक है जब आर की वैल्यू 100 होगी उस केस में एम्पलीट्यूड हाई है, और 200 में एम्पलीट्यूड उसका ऑलमोस्ट हाफ है कि नहीं, ठीक है बच्चों। अब
इस चीज के बाद अभी मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा, जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जिसमें हमारा आएगा टॉपिक आएगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोला मैंने? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? तो ये शार्पनेस का मतलब क्या है? शार्प का मतलब तो आप जानते हो, तेज तर्रार, है ना। बट यहाँ पे ग्राफिकली अगर हम इस शार्पनेस टर्म को इम्प्लीमेंट करें तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो ये कर्व आप देख रहे हो, रेजोनेंस तो हो गया, रेजोनेंस तो हो गया, एम्पलीट्यूड का जो पीक है वो तो पीक पॉइंट तो आ गया हमारे पास, लेकिन जो ये आप कर्व की विड्थ देख रहे हो ना, विड्थ, है ना, ये विड्थ रेजोनेंस की शार्पनेस को शो करता है, शार्पनेस को शो करता है। क्लियर? अगर ये पीक पॉइंट के पहले और बाद वाला जो कर्व है, अगर ये जितना नैरो होगा तो उतनी ज्यादा शार्पनेस हम लोग रेजोनेंस की कह सकते हैं कि होगी, और अगर जितना वाइड होगा तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस है पर वो कम शार्प है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली भी समझाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये थ्योरेटिकली बताया कि शार्पनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा? सिर्फ रेजोनेंस पढ़ लिया। दो पीक हमारे पास हैं, दो अलग अलग वैल्यू के ऊपर, फर्स्ट फॉर r इक्वल टू 100 ओम एंड अनदर फॉर r इक्वल टू 200 ओम। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ने के बाद आज जितना भी मैंने आपको समझाया, प्रैक्टिकल लाइफ में रेजोनेंस कहाँ है वो आज आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, जो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से रेजोनेंस, एक बच्चा झूल रहा है, चाइल्ड ऑन ए स्विंग, है ना, मेटालिक बार का एग्जांपल आपको मैंने दिया, मैंने उसको पुश किया, उसका एम्पलीट्यूड फिर हाई हो गया, दैट वाज द मैकेनिकल सिस्टम, राइट। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कि कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। और एक बात आपको भूलनी नहीं चाहिए कि रेजोनेंस LCR सर्किट में ही हो सकता है, मतलब तीनों कंपोनेंट का मौजूद होना जरूरी है क्या नहीं? याद है ना कि XL इक्वल टू XC होगा, कैंसिल होगा, तभी आपका करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। रेजोनेंस उसी को तो कहते हैं। तो बिना L के रेजोनेंस नहीं है RC सर्किट में, RL सर्किट में। तो ओवरऑल मेरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, LCR सर्किट तीनों का होना जरूरी है। ठीक है, अब डेली लाइफ में रेजोनेंस कहाँ है आइए समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल आज आपके सामने रखूंगा, रेडियो है क्या नहीं। हालांकि मोबाइल फोन में भी FM हमारे पास होता है, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ये डिवाइस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक रेडियो है, FM कह सकते हो आप इसको। और जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिए कि इसके जो ये तीन नोब आप देख रहे हो, ये नोब आप देख रहे हो, इस नोब के नीचे लिखा हुआ है ट्यूनिंग। क्या लिखा हुआ है? ट्यूनिंग। थोड़ा ब्लर हो सकता है, ट्यूनिंग है ये, राइट। और ये नंबरिंग क्या है? एक्चुअल में ये नंबरिंग है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और इसके साथ में लिखा हुआ है बीच में AM FM। AM FM अभी सिलेबस में ये पार्ट हट चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और FM का मतलब जो आप लोग यूज करते हैं FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, AM बोले तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के कई मेथड हैं। फेज मॉड्यूलेशन भी होता है, तो उसका डिस्कशन अभी हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ फिलहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं AM और FM की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये क्या है, ये हमारे आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है। हमारे लेक्चर का पार्ट है कि हमें रेजोनेंस इसमें देखना है कि क्या होता है। देखिए बच्चों, ये एंटीना है इस रेडियो का, ये एंटीना है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए बच्चों,
एक्चुअल में हमारे चारों तरफ कई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मौजूद हैं, है ना। जो टावर लगे होते हैं वो टावर किसी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को थोड़ी ना लीव आउट करते हैं। एक्चुअल में उनका काम होता है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को छोड़ना। तो एनवायरनमेंट में कई फ्रीक्वेंसीज रेंज के सिग्नल मौजूद होते हैं, नंबर 1। अब इस एंटीना के लिए क्या हुआ? अब इस एंटीना के लिए क्या होगा कि बहुत सारे सिग्नल को तो ये इंटरप्रेट करेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे सिग्नल है। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? तो इसका मतलब अब बात क्या है? रेजोनेंस की। रेजोनेंस में क्या कहा गया था कि जब रेजोनेंस क्या होता है? जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, है ना, इक्वल हो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, then current become high, amplitude become high and resonance is occurred। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे जो आपके एनवायरनमेंट में सिग्नल मौजूद हैं वो इस रेडियो सिस्टम के लिए एक्सटर्नल सोर्स हैं, और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नहीं है, वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वहां मौजूद है। क्लियर? तो ये एंटीना उन बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अब हमें एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सुनना है जो हमें पहले से ही मालूम होता है, जैसे 92.5 रेड एफएम, ऐसे कुछ आते हैं ना, 104.7 एफएम, 91.1, 98.4, 92.5। ये एक्चुअल में उनको एक फ्रीक्वेंसी क्या पर्टिकुलर एक चैनल प्रोवाइड किया जाता है कि आप जब भी ब्रॉडकास्ट करें तो इस फ्रीक्वेंसी पर करें, तो ऐसे में उनके एक चैनल का नाम हो जाता है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज कि 92.5 एफएम हम लोगों को चलाना है। अब इसके पास बहुत सारे सिग्नल हैं, ये एंटीना तो बहुत सारे सिग्नल को क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है। लेकिन अब इसके अंदर स्वाभाविक है कि LCR सर्किट है, मैं तीनों को पहले बता देता हूँ आपको, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों होते हैं। तो ऐसे में जो ये नोब आप देख रहे हैं जिसके नीचे लिखा हुआ है ट्यूनिंग, क्या लिखा हुआ है? ट्यूनिंग। एक्चुअल में इस ट्यूनिंग का ये ऑन ऑफ का बटन है, ये जो ट्यूनिंग, वॉल्यूम बढ़ाना फिर ऑफ कर देना, ये ऑफ हो गया। तो जो ये ट्यूनिंग का बटन है, ये ट्यूनिंग मतलब होता है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो आप चाह रहे हैं ना 92.5 सुनना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ही नोब को 92.5 पे घुमाएंगे तो वो 92.5 हम लोग घुमाते हैं ना, कहाँ, हालांकि अगर कईयों को नहीं मालूम कि कौन से चैनल है, क्या नंबर है चैनल का, तो हम लोग इस ट्यूनिंग वाले बटन को, नोब को घुमाते रहते हैं और बीच बीच में हमें साउंड आता रहता है। तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि जब आप नोब घुमा रहे हैं तो आप इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। अब जहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रेडियो स्टेशन मौजूद है, तो जैसे ही आपने 92.5 किया तो 92.5 पे आपको आवाज़ आने लगी, आपको वहाँ का रेडियो स्टेशन का जो भी प्रॉपर चैनल है, जो भी एंकर हैं, उनकी आवाज़ आपको सुनाई, जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है वो आपको सुनाई देने लगता है। तो रेजोनेंस हुआ। ये रेजोनेंस कैसे हुआ कि 92.5 पे आपने जैसे ही सेट किया, आपने देखा कि ये आपको कोई ना कोई आपको सोर्स के रूप में, आउटपुट के रूप में कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ आपको सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्रीक्वेंसी एंटीना के पास फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत सारे मौजूद हैं, तो वो दोनों मैच कर गए। मैच करने से क्या हुआ? मैच करने से XL इक्वल टू XC 0 हो गया। रेजिस्टेंस होता ही है सर्किट में जो इसके अंदर मौजूद होगा, तो ऐसे में एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा और साउंड, क्या एम्पलीट्यूड, पॉइंट टू बी नोटेड, साउंड वेव के बारे में आप लोगों को पता है कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम आई क्लियर? लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है सिग्नल के। तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि लाउडनेस बढ़ेगी और वहाँ पर आपको प्रॉपर आवाज़ उस चैनल पर सुनाई देगी। तो आई होप बच्चों
कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में रेजोनेंस कैसे इस डिवाइसेस में हमें देखने को मिला कि जो हम लोग नोब घुमा रहे होते हैं, गाड़ी के अंदर क्या होता है, गाड़ी के अंदर एफएम का चैनल भी होता है। आपने एफएम के बटन को प्रेस किया है ना, तो वो 91.2 लगातार करते करते उस पर्टिकुलर स्टेशन पे रुकेगा जहां पर पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है। कैसे रुकेगा? गाड़ी के बाहर एंटीना भी लगा होता है ना, देखा होगा आपने, एंटीना भी लगा होता है। वो एंटीना सेम चीज जो होती है सिग्नल को इंटरप्रेट करने के लिए। तो आई होप इसे ट्यूनिंग सर्किट कहते हैं, ट्यून्ड सर्किट कहते हैं। और यहाँ पर LCR सर्किट इनके अंदर होता है, कंपोनेंट होते हैं। और रेजोनेंस कैसे यहाँ होता है वो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब रही बात एक और टॉपिक की, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ साथ पावर फैक्टर भी जो हमारा ऐसे सर्किट का रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, बाय।